कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि टीईटी के पर्पज़ से भी, जो कि 6 to 8 के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने सामाजिक विज्ञान लिया है, सोशल साइंस, तो वहाँ पे भूगोल से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं, 4-5 पार्ट में आपको पूरा भूगोल क्लियर करूँगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ज्योग्राफी के, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको एक बार बता दूँ। हो सकता है 2-4 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाए आपके एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं 1 by 1 करके भूगोल का डिफिनेशन के साथ जो भी टॉपिक्स हैं भूगोल के अंदर वो करवाऊंगा। तो सबसे पहला है भूगोल। भूगोल है क्या चीज़, उसके बारे में जानिए स्टूडेंट्स। भूगोल एक विकासशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ हो गया था, परंतु स्वरूप, अध्ययन और क्षेत्र का उद्देश्य समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहे। तो स्टूडेंट्स, भूगोल जो है ये पृथ्वी से, ज्योग्राफी वर्ड जो बना है वो जियो और ग्राफी से मिलके बना है। और जियो मतलब ही होता है पृथ्वी। तो भूगोल जो बना है वो पृथ्वी के अध्ययन से रिलेटेड है। और जब से इस धरातल पे मनुष्य आया है और तभी से किसी न किसी रूप में ज्योग्राफी का अध्ययन जो है स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे जो है इसके स्वरूप में परिवर्तन होते आया है। वही है आपका भूगोल। एक क्या है, विकासशील विज्ञान है जिसका अध्ययन जो है पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है, प्रारंभ में भूगोल का मतलब सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन माना जाता था। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी धारणाएं थी पहले, और जो प्राचीन इतिहास है उसके अंतर्गत तो उतने आदमी अभी के तरह डेवलपमेंट या इतनी जानकारियां नहीं थी। तो उस टाइम पे जो भी लोग बोलते थे, जो भी इसके बारे में, तो लोग समझ लेते थे, मान लेते थे। जैसे पहले बोला जाता था कि पृथ्वी चिपटा है, फिर कुछ जो भूगोल शास्त्री आए उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। तो ये सब धीरे धीरे क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और अभी भी होते जा रहा है। अभी भी जो आपका जो सौरमंडल है, आकाशगंगाएं हैं, या जो भी अभी भी आपके ब्रह्मांड के बारे में है, पूरी जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं है। और अभी तक आप मैक्सिमम मंगल ग्रह पे पहुँचे हैं। अभी जो है आपको बहुत जो आपके सौरमंडल का ग्रह है वहाँ तक भी अभी सारे ग्रह तक नहीं पहुँच पाया है साइंस। तो अभी जितना भी आपके ज्योग्राफी में पढ़ना है वो अभी तक की जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बार चेंज हुआ है और बदलते आया है। तो यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में भूगोल का मतलब था सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन माना जाता था। भूगोल जो शब्द भी बना था वो ज्योग्राफी से बना है, जियो प्लस ग्राफी, और भूगोल का मतलब ही था सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ज्योग्राफी को भी 2 पार्टों में बांटा गया है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो प्रारंभ में भूगोल का मतलब था सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन। उसके बाद है, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, जिसने जस्ट पीरियड्स नामक किताब में सर्वप्रथम पृथ्वी की जानकारी दी। तो स्टूडेंट्स, अगर बोला जाए कि भूगोल के जनक कौन है तो वो हिकेटियस। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक किन्हें बोला जाता है, तो वो थे इरेटोस्थनीज, जो कि आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इमेज देख रहे हैं इरेटोस्थनीज के। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अगर जनक की बात करें तो हिकेटियस भी थे, जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जो लिखा है जस्ट पीरियड्स नामक किताब में वो जानकारी दी है। तो इसलिए भूगोल के जनक हिकेटियस को भी बोला जाता है। लेकिन अगर हम जब व्यवस्थित भूगोल के जनक की चर्चा करेंगे तो इरेटोस्थनीज को नहीं भूलेंगे। और इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जो वर्ड दिया है जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफ मतलब होता है आपका अध्ययन। तो इन्होंने व्यवस्थित रूप से भौगोलिक पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि का वर्णन किया था, जिस कारण से इन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है, इरेटोस्थनीज। अगर सिर्फ पूछ दिया जाए भूगोल के जनक कौन है तो हिकेटियस। तो ये 2 नाम आप स्टूडेंट्स बिल्कुल याद रखेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स, भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए, जैसे भूगोल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका भौतिक भूगोल, दूसरा है मानवीय भूगोल। तो भौतिक भूगोल में आप जितना भी फिजिकल चीज़ है, जैसे भौतिक भूगोल, इसमें सौरमंडल की उत्पत्ति, नक्षत्रों से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध, चट्टानों की संरचना, भूक्षरण, निक्षेपण, अपर्दन चक्र, जल, पवन, हिमानी द्वारा निर्मित भूदृश्यों का विश्लेषण और वायुमंडल की दशाओं व मौसम, ऋतु परिवर्तन आदि का हम अध्ययन करते हैं। जितने भी पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, इसके बारे में हम अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। लेकिन जो भी मानव से रिलेटेड है, जैसे यहाँ का वातावरण, भौगोलिक वातावरण, रहन सहन, खान पान,
वहाँ का पर्व त्यौहार, ये सब किसके अंतर्गत रखा गया है? मानव भूगोल। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है मानव और उसके भौगोलिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी अथवा उसके किसी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु, वनस्पति, जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उसके बारे में, मिट्टी, जल, खनिज तत्व, जीव जंतु, मानव के रहन सहन, क्रियाकलाप, आचार विचार, उद्योग धंधे आदि का अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स जिस प्रकार का मौसम है, जिस प्रकार का परिवेश है, उस हिसाब से वहाँ का भोजन भी अलग है, वहाँ का जो भी संस्कृति सभ्यता भी अलग है। तो बिल्कुल ये जो डिपेंड करता है वो मनुष्य के वातावरण पे डिपेंड करता है, वो किस कल्चर में रह रहा है उसके हिसाब से मनुष्य वहाँ पे क्रियाकलाप करता है। जैसे गर्म मुल्क के या गर्म प्रदेश के लोग जो हैं उनका जो खान पान होगा बिल्कुल अलग होगा विथ रिस्पेक्ट देन जो ठंडे मुल्क के या ठंडे प्रदेश के लोग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी हम अध्ययन करते हैं वो मानवीय भूगोल या मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और भौतिक भूगोल आपको मैंने बताया ही, जितने भी पिंड हैं, खगोलीय पिंड, चट्टान हो गया, भूचर, नक्षत्र हो गया, चंद्रमा, पृथ्वी, जितने भी हैं उस उपग्रह, ग्रह, ये सब के बारे में अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, मैं टॉपिक वाइज आपको ब्रह्मांड से अब लेके चलता हूँ। ब्रह्मांड किसे बोलते हैं, ब्रह्मांड क्या है, तो वो देखिए ब्रह्मांड जो है आपका, जितना दूर आप देखते हैं, जिस चीज़ को महसूस करते हैं वो आपका ब्रह्मांड का ही पार्ट है। आप है तो ब्रह्मांड है, ठीक है स्टूडेंट्स। जितने भी चीज़ आप देखते हैं अपने खुले आंखों से, जितनी चीज़ आप सोचते हैं वो सारे ब्रह्मांड का ही पार्ट है। अगर आप कुछ चीज़ सोचते भी हैं तो वो ब्रह्मांड से ही सोचते हैं, आप ब्रह्मांड से बाहर जाके नहीं सोचते हैं। तो ये ब्रह्मांड अनंत है और ये इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी है, और अभी तक साइंस भी नहीं इसे खोज पाया कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। और ये चीज़ और बोला जाता है कि ब्रह्मांड का विकास दिनों दिन हो रहा है। वो देखिए क्या है, ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जो आपका जो द्रव्य है, द्रव्यमान, कोई वस्तु, कोई पिंड, और जो ऊर्जा, जो एनर्जी है, जैसे सन ऊर्जा, सन से हम लाइट लेते हैं ऊर्जा के रूप में, तो ये सब जो ऊर्जा है इसी का सम्मिलित रूप जो है क्या कहलाता है, हमारा ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं स्टूडेंट्स, जिनमें कि महाविस्फोट सिद्धांत का जो कि ब्रह्मांड का निर्माण का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, तो इसका जो प्रतिपादन जो किया था एफ जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो आपका बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट का सिद्धांत का प्रतिपादन एफ जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत, उसके बारे में जानिए। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ कि एकाएक इसमें विस्फोट हुआ और ये धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और ये बढ़ते चला आया है। इसकी पुष्टि नासा ने भी किया है। तो आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था, जिस कारण से इसमें विस्फोट हुआ और ये बिग बैंग थ्योरी कहलाई, और इसी से आपके ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिस बिग बैंग भी कहा जाता है। नासा ने भी 30 जून 2001 में इस बात की पुष्टि की है। उसने देखा कि गैलेक्सी के बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है, तो इससे अनुमान लगाया कि बिल्कुल ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है। तो नासा ने भी इस बात की पुष्टि जो है 2001 ईस्वी में की है। मंदाकिनी क्या है स्टूडेंट्स, गैलेक्सी किसको बोलते हैं, जो आकाशगंगा जो आप नाम सुने होंगे, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। ठीक है स्टूडेंट, मंदाकिनी वही गैलेक्सी जो कि तारों का समूह है और जहाँ पे तारों का निर्माण भी होता है। निर्माण प्रक्रिया का आरंभिक चरण इस मंदाकिनी में ही पूरा होता है। और 1 अरब मंदाकिनी में 1 अरब मंदाकिनी में 100 अरब तारे, यहाँ पे 1 अरब लिखा गया है। 1 मंदाकिनी में जो है स्टूडेंट्स लगभग 100 अरब तारे होते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में लगभग माना गया 100 अरब मंदाकिनी हैं, गैलेक्सी हैं, और एक मंदाकिनी, एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। सोच लीजिए स्टूडेंट्स, अगर एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे ऐसे 100 अरब मंदाकिनी है, तो ब्रह्मांड कितनी बड़ी है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मंदाकिनी क्या होता है उसके बारे में जानिए। मंदाकिनी गैलेक्सी तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो कि आप नीचे इमेज में देख रहे हैं।
तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। तारों का जो निर्माण होता है स्टूडेंट्स, वो गैस पुंज के सहारे होता है और ये निर्माण प्रक्रिया इसी के अंतर्गत होती है, मंदाकिनी के अंतर्गत। पृथ्वी जिस मंदाकिनी के अंतर्गत है उसका नाम दुग्ध मेखला है, मिल्की वे भी बोलते हैं इसको, या आकाशगंगा या देवयानी भी बोला जाता है। देवयानी जो है शुरुआत के दौर में जब ऋषि मुनि इसके बारे में अध्ययन करते थे तो उन्हें लगता था कि ये जो देवताओं की नदी है और यहाँ पे सोने मतलब सोने की नदी है, और ये जो स्टार जो दिखाई देते हैं तारे वो बिल्कुल सोने चांदी हैं, तो इसलिए उन्होंने इसे जो है स्वर्ग की नदी बोला था। देवयानी देवताओं की नदी बोला था, बिल्कुल ये नदी की तरह दिखता है नीचे से। तो इसलिए जो पृथ्वी जिस दुग्ध मेखला में है, जिस गैलेक्सी में है, मंदाकिनी में है, उसे आकाशगंगा या देवयानी भी कहा जाता है। ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका मिल्की वे ही है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट जो अब सन के बारे में जानिए। देखिए 100 अरब तारे हैं और आपको पता होगा कि सूर्य भी उसमें से एक तारा है। सोच सकते हैं कि एक सूर्य के सौरमंडल के भी बाहर हम लोग नहीं जानकारी ले पाए हैं, तो ये ब्रह्मांड कितनी बड़ी है और इतने असंख्य तारे हैं, कितने अरब तारे हैं। और कहीं ना कहीं मतलब पृथ्वी की कल्पना की जा सकती है कि एलियंस हो सकते हैं और भी ग्रह पे, प्लानेट पे आदमी हो सकते हैं, तो ये कल्पना की जा सकती है और इस बात की पुष्टि कई बार साइंस ने भी किया है। तो अब देखिए सूर्य, अभी तक जहाँ तक की जानकारी है हमें, उसी तक जो भी चीज़ हमें जानकारी मिली है बुक से या किसी भी ग्रंथ से, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। स्टूडेंट देखिए सूर्य, मैंने जो भी ये आपका मैंने खुद नहीं मतलब ये बोल रहा हूँ, जो भी जानकारियाँ हैं वो बुक से ली गई है। सूर्य प्रारंभ में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, जो प्रारंभ में जो जैसे जब डेवलप नहीं हुआ था उतना अभी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, तो उस समय पे जो है पृथ्वी को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। किंतु जब 1475 से 1543 में एक पोलैंड के खगोल शास्त्री थे कोपरनिकस, तो उन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं और ऐसा दर्शाया। किंतु जब 20वीं शताब्दी में जब दुग्ध मेखला का तस्वीर स्पष्ट हुई तो सूर्य को भी दुग्ध मेखला के 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे पाया गया। तो सूर्य को भी दुग्ध मेखला का केंद्र नहीं समझा गया। पहले लगता था कि जो और भी जो भूगोल शास्त्री थे उन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र पे है, ब्रह्मांड के केंद्र पर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। सूर्य भी लगभग जो दुग्ध मेखला है उससे 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ये पुष्टि की थी कोपरनिकस ने, लेकिन ये गलत साबित हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ इसने ये चीज़ जरूर पुष्टि की कि सूर्य के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बिल्कुल सही बताया इन्होंने। उसके बाद है सूर्य सौरमंडल का प्रधान है और सारे ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, इसलिए आप देखते हैं कि सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। और एक और भी रीजन है कि जो पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूरब है। सिर्फ मात्र 2 ग्रह हैं, अरुण और शुक्र, जिसकी गति जो है आपके पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बाद बाकी जितने भी ग्रह हैं सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं, जिससे पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर घूमते हैं। पृथ्वी जो है और जो भी अन्य ग्रह हैं सिर्फ शुक्र एवं अरुण को छोड़कर वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, और सिर्फ शुक्र और जो अरुण हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। यह एक गैसीय गोला है, जो सूर्य है वो एक गैस का गोला है जिसमें 71% क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन। कितना है हाइड्रोजन, 71%, एवं 26.5% जो है हीलियम गैस है। और यहाँ पे आपको पता होगा स्टूडेंट्स की नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, संलयन विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन, जो कि हाइड्रोजन हीलियम के बीच में यहाँ पे जो संलयन की अभिक्रिया होती है। संलयन क्या होता है कि जब 2 परमाणु आपस में जुड़ के एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं यहाँ पे, तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसे बोलते हैं संलयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम जो संलयन का काम करती है, यहाँ पे नाभिकीय संलयन का अभिक्रिया होती है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया 71% हाइड्रोजन है एवं 26.5% क्या है स्टूडेंट्स, हीलियम गैस है, तथा 2.5% जो है अन्य गैसें मौजूद हैं।
अन्न में बहुत सारे गैस हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहा जाता है। और जब अधिकतम दूरी, अप मतलब बड़ा, ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है, अप सौर जब अप हो तो बड़ा हो जाए, जब अधिकतम दूरी हो जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो ये मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी है, तो इस टाइप से आप एक्लिप्स में ये मूवमेंट होता है जो कक्षा है, तो जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम बोलेंगे उसे न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलेंगे, और जब अधिकतम दूरी तय करेगी उसे हम अपसौर बोलेंगे। अप मतलब दूरी ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब नेक्स्ट आइए, अब जो सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो थोड़ा सा मैं आपको सौरमंडल का एक बार इमेज दिखा दूँ किस प्रकार से सारे ग्रह व्यवस्थित हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सूर्य है, उसके बाद जो ग्रह है वो है आपका बुध, उसके बाद है आपका शुक्र जो कि पृथ्वी के साइज़ के बराबर है, जिस कारण से इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और इसे प्यार की देवी शुक्र, वेनस, लव की देवी भी बोला जाता है वेनस को। सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोला जाता है क्योंकि यह पृथ्वी से दिखाई देता है शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे, इसलिए। और पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, भगिनी भी बोला जाता है, भगिनी संस्कृत वर्ड है। तो पृथ्वी के बराबर देखिए साइज दोनों का बराबर है, इस कारण से इनको बोला जाता है शुक्र को। उसके बाद आपका मार्स ग्रह है, मंगल, जो कि लाल दिखता है, मंगल ग्रह। उसके बाद आपका बृहस्पति है, बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसके पास लगभग 67 उपग्रह हैं, मैं आगे चर्चा करूँगा। उसके बाद शनि है जिसमें 7 वलय हैं, शनि सैटर्न। शनि का रंग ऐसे काला टाइप का दिखता है, जो बृहस्पति है येलो दिखता है, और जो आपका अरुण वरुण है वो ब्लू कलर में दिखता है, तो पृथ्वी भी नीला दिखता है, और जो वरुण है वो कजली कलर का दिखता है। और ये सब कलर है। जो बुध है सबसे नज़दीक का ग्रह है, किंतु सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो वो शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे मार्स गैस पाई जाती है। तो इसके बारे में चर्चा करूँगा, ये आप देख लीजिए पहले सौरमंडल का इमेज। सबसे नज़दीक जो है बुध है, उसके बाद आपका है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद आपका बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण यूरेनस, फिर आपका वरुण नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो भी था ग्रह, लेकिन इसको हटा दिया गया। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लूटो, इसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, जिसके निम्न कारण है। पहले तो आकार में चंद्रमा से भी ये छोटा था, बाद में देखा गया कि बहुत सारे इस टाइप के ग्रह हैं, और जब ग्रह की चर्चा करेंगे तो और को भी इंक्लूड करना होगा, तो इसे हटा ही दिया गया। इसकी कक्षा का वृत्ताकार ना होना, ये जो जिस कक्षा में मूव कर रहा था तो वो वृत्ताकार नहीं था पथ, ये वरुण के कक्षा को आपस में काट रहा था कई बार, तो जिस कारण से भी इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। बौने प्लैनेट्स के रूप में, बौने ग्रह के रूप में इसे नाम दिया गया है, जो प्लूटो है। चलिए मैं सबसे पहले अब सूर्य की चर्चा करूं, स्टेप बाय स्टेप में। जिस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा है साइज के दृष्टिकोण से भी सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पृथ्वी के बराबर है ये, सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद आपका शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, उसके बाद आपका 5वें नंबर का ग्रह जो है पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद आपका मंगल है, उसके बाद बुध है, सबसे छोटा ग्रह। तो ये सब भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा अध्ययन करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा अब बुध ग्रह की, क्योंकि मैंने सूर्य की चर्चा कर लिया है। उसके बाद देखिए बुध ग्रह क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो बुध, मरकरी नाम है इसका, मरकरी इंग्लिश में बोला जाता है इसको, मरकरी ग्रह। तो यहाँ पे देखिए यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ठीक है स्टूडेंट, सबसे नज़दीकी ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी इसे बोला जाता है। यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, अभी मैंने बताया था आपको। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह, आपको पता होगा कि पृथ्वी से जो भी सूर्य के नज़दीक है, यानी जो भी पृथ्वी से पहले और सूर्य के नज़दीक है, उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका तापमान 180 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सूर्य के नज़दीक है तो बिल्कुल इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इसका तापमान जो है 180 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म एवं रातें अत्यधिक बर्फीली होती है।
तो जितना गर्म ये दिन में होता है स्टूडेंट्स, उतना ही रात को ठंड भी यहाँ पड़ती है, बर्फीली होती है, अत्यधिक रातें ठंडी होती हैं। जो ताप का अंतर है दोनों, मतलब टेम्परेचर एकदम जब हायर होता है, जब लोअर होता है, दोनों के बीच का अंतर 560 डिग्री सेल्सियस है। ये अपने आप में बहुत अंतर रखता है स्टूडेंट्स। इसका घूर्णन काल जो है 58.6 दिन है और परिक्रमण काल है 88 दिन। तो घूर्णन काल क्या होता है कि घूर्णन गति होती है कि अपने अक्ष पे जो भी जितने भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पे भी घूमते हैं। और परिक्रमा करना, किसी चीज़ को रोटेट करना, यानी सूर्य की ओर परिक्रमा कर रही है तो इसको परिक्रमण काल बोलते हैं। तो 88 दिन में ये सूर्य के चारों ओर घूम लेते हैं और अपने अक्ष पे जो पूरा जो 360 डिग्री का ये जो अक्ष पे ये घूमते हैं वो 58.6 दिन में ये अपने अक्ष पे घूम जाते हैं और 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक हैं तो कम समय में करते हैं। जैसे आपका पृथ्वी, आपको पता होगा 365 दिन लगाता है, जो कि आपका 1 ईयर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बगल में आप वेनस देख रहे हैं, ये शुक्र, इसको जो है पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है और प्यार की देवी भी बोला जाता है, फिर इसको सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है। तो ये याद रखेंगे। तो जो गर्म है वो मीथेन गैस की प्रचुरता के कारण ये गर्म है। वहाँ पे जो है मीथेन गैस अत्यधिक मात्रा में है, जिस कारण से टेम्परेचर को वो अवशोषित करके रखता है और वायुमंडल को गर्म करके रखता है। देखिए यहाँ पे देखिए, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के नज़दीक है तो सिंपल सी बात है, सांझ के समय में और सुबह के समय में भोर, सुबह का वही बोला जाता है भोर, तो उस टाइम पे दिखाई देता है, इसलिए ये सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। ये सबसे चमकीला भी है और गर्म ग्रह भी है। इसका परिक्रमण काल, जो सूर्य के चारों ओर घूमने का जो समय है वो है 224.7 दिन, यानी लगभग 225 दिन में ये परिक्रमा करता है सूर्य का। और घूर्णन गति जो है इसका, घूर्णन अपने अक्ष पे घूमना, वो 243 दिन का होता है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। तो सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, ये सब की जब चर्चा हो और पृथ्वी के घनत्व, आकार एवं व्यास में समान ग्रह के बारे में पूछा जाए तो वो शुक्र है। ये याद रखेंगे। अब देखिए, ये सन है आपका मून, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह, मात्र कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम तो जो मानव द्वारा छोड़ा गया है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पे रोटेट करता है पृथ्वी के चारों ओर। तो ये मून है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए अर्थ है, ये मार्स है मंगल ग्रह, ये वेनस शुक्र, ये यूरेनस, ये नेपच्यून, अरुण है यूरेनस, ये वरुण, ये प्लूटो है जिसको कि अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ये जुपिटर बृहस्पति ग्रह, ये देखिए शनि है जिसके चारों ओर वलय है, 7 वलय बोला जाता है, मरकरी जो कि बुध है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए, मैंने शुक्र तक आपको बताया। अब पृथ्वी के बारे में जानिए। ये सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह है, क्योंकि यहीं पे एकमात्र जीवन पाया जाता है जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स। जो पृथ्वी है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा मैंने बताया आपको बुध, आपको पता है साइज के अनुसार। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर आपका कौन सा बच गया, बुध। ठीक है स्टूडेंट, सबसे छोटा। और पृथ्वी जो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक अद्भुत ग्रह है जो कि नीला दिखाई देता है। तो नीला जो दिखाई देता है वो पृथ्वी पे जल के जो समुद्र है उस कारण से जो जल की मौजूदगी है और जल नीला दिखाई देता है, जिस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे जीवन पाया जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये जो अपने अक्ष पे है स्टूडेंट्स वो 23.5 डिग्री से झुका हुआ है। इसका परिक्रमण काल, जो सूर्य के चारों ओर जो घूमने का जो समय है वो 365.6 दिन है। तथा घूर्णन काल जो अपने अक्ष पे है, जो आप दिन रात होता है, दिन रात जो होता है वो दैनिक गति भी इसको बोलते हैं, घूर्णन काल के कारण होता है। तो 24 घंटे में अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है। तो यह अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है।
और कितना स्पीड में स्टूडेंट्स, तो 1610 किलोमीटर पर आवर की चाल से 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है। तो यानी इसका घूर्णन काल जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। सिर्फ 2 ग्रह मैंने बताया आपको, अरुण और शुक्र का जो है पूरब से पश्चिम की ओर है। बाद बाकी जितने भी ग्रह हैं उनका जो चाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। पृथ्वी अपने घूर्णन जो गति है उसका 1610 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये स्पीड अगर कम हो जाए तो इतना जाने जितने भी पदार्थ हैं वो उड़ना शुरू हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम हो जाएगा, तो जो पृथ्वी पे हैं वो पेड़ पौधे सारे उड़ने लगेंगे। अगर ये स्पीड अगर इसमें कमी हो जाए, अगर वृद्धि हो जाता है तो वो तो खिंचाव बढ़ जाएगा, लेकिन जब कमी हो जाएगा तो ये सारे बस तो एस्केप होने लगेंगे। चलिए ये सब साइंस की बात है। चलिए अब आ जाइए ज्योग्राफी में। चंद्रमा इसके सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला, जो यहाँ पे देखिए चंद्रमा, आप तो देखते ही होंगे रात्रि में चंद्रमा को, तो इसकी सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है सेलेनोलॉजी, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, सेलेनोलॉजी कहलाता है। इस पे धूल का मैदान है, जो वहाँ पे है धूल का मैदान है, जिसे शांति सागर भी कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है, जो आप देखते हैं यहाँ से पृथ्वी से वो पिछला भाग है, आप उसके ऊपर वाले भाग को नहीं देखते हैं, ये उसका पिछला भाग है। यह पृथ्वी का परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। जैसे 1 महीना में ये पूरा पृथ्वी का परिक्रमा कर लेता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पे भी घूर्णन करता है। जितना दिन में ये पृथ्वी का परिक्रमा करता है उतना ही टाइम में ये अपने अक्ष पे घूर्णन भी करता है, यानी 27 दिन 8 घंटे में। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हम चंद्रमा का लगभग 57% भाग ही देख पाते हैं। 57% भाग ही हम लोग आप लोग चंद्रमा का देख पाते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स, अब आइए मंगल, मार्स ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो है यहाँ पे फेरस ऑक्साइड, जो कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। यह अपने धुरी पे 24.6 घंटे में घूम जाता है। ठीक है, अपने धुरी पे कितनी देर में, 24.6 घंटे में घूम जाता है, तथा 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा में लगाता है। पूरा 687 दिन जो है, 687 दिन ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगाता है। इसके पास 2 उपग्रह हैं। पहला उपग्रह का नाम है फोबोस और दूसरा डिमोस नाम के हैं। और एक बात और याद रखेंगे कि सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत, यानी जो एवरेस्ट चोटी है उससे भी बड़ा निक्स ओलंपिया जो है, वो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। वो आपके मंगल ग्रह पे ही पाया जाता है। मंगल ग्रह पे ही है निक्स ओलंपिया। मार्स मंगल पे ही है निक्स ओलंपिया। याद रखेंगे ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब आइए बृहस्पति के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बस उतना ही आपको अध्ययन करवा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब है बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम समय लगता है। यानी मात्र अपने धुरी पे 10 घंटे में ये चक्कर लगा लेती है, और ये सबसे कम समय में चक्कर लगाती है अपने धुरी पे, जो कि घूर्णन समय है इसका बहुत कम है, 10 घंटा मात्र है। और सूर्य की परिक्रमा ये 12 वर्ष में है। देखिए जो हम सूर्य से दूर जाएंगे तो जो परिक्रमा का जो समय है वो बढ़ते जाएगा। अब इसका जो परिक्रमण काल है वो 12 वर्ष हो जाता है। इसके पास कुल 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं स्टूडेंट्स? 67। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका जो गैनीमेड ग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बृहस्पति का सबसे ग्रह कौन है, सबसे बड़ा उपग्रह, तो वो है गैनीमेड। और इसका रंग क्या है? पीला। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं मंगल को आप देखते होंगे कि हनुमान जी का पूजा होता है, जिस कारण वहाँ पे आप देखते हैं लाल ड्रेस होता है हनुमान जी का। तो लाल मंगल का मतलब मंगल का रंग लाल है। बृहस्पति को आप देखते होंगे कि येलो पीला कलर का ड्रेस बृहस्पति के दिन जो विष्णु भगवान है उनका ड्रेस है बृहस्पति। और उस दिन लोग पूजा भी करते हैं तो चंदन भी पीले कलर का ही करते हैं, और प्रसाद भी कोशिश करते हैं कि पीले रंग का ही हो, जैसे चने का दाल, ये सब। तो ये सब भी आपके कॉमन सेंस का चीज़ है, तो याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि कलर जो है बृहस्पति का येलो है, पीला। शनि का पता ही होगा स्टूडेंट्स। यह ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके तल होगा यहाँ पे मिस्टेक से, तल के चारों ओर 7 वलय है।
इसके पास कुल 63 उपग्रह हैं, यानी बृहस्पति के पास 67 और शनि के पास कितने उपग्रह हैं 63, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन ये याद रखेंगे, टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, इसको नहीं भूलना है आपको। जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन और बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड। यह अपने धुरी पे 10.3 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर 29.5 वर्ष में घूमते हैं। ये भी बहुत कम समय में ही घूमते हैं 10.3, लेकिन बृहस्पति से थोड़ा सा ज़्यादा 3 घंटे 10.3 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर 29.5 वर्ष में घूमते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। शनि तक हम पहुंच चुके हैं, अब आ जाइए आप अरुण पे। यह आकार में तीसरा सबसे, जिसको कि यूरेनस भी बोला जाता है, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि -215 डिग्री है, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये थोड़ा सा एक बार स्पेस में इंटर कर लूँ, तो -215 डिग्री सेल्सियस है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि ये बिल्कुल लेटा हुआ मालूम पड़ता है, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। बस इसकी जो चाल है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। तो ये याद रखेंगे शुक्र और अरुण के बारे में कि इसकी चाल पूरब से पश्चिम की ओर है। यह सूर्य की ओर इतना लेटा हुआ मतलब झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ मालूम पड़ता है। इसके पास भी 9 वलय हैं, जैसे शनि के पास 7 वलय हैं, उसी प्रकार अरुण के पास भी 9 वलय हैं। इसकी गति पूरब से पश्चिम है, बिल्कुल ये चीज़ याद रखेंगे स्टूडेंट्स। मात्र 2 ग्रह हैं जिसकी दिशा जो है गति है वो पूरब से पश्चिम है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम में, ठीक है, उल्टा सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूरब में होती है। इसके पास कुल 27 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा टाइटेनिया, वहाँ था टाइटन शनि का, लेकिन यहाँ टाइटेनिया है, याद रखेंगे। टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो अरुण का है। यह अपने धुरी पर 17.2 घंटे अपने धुरी यानी अपने अक्ष पे तथा 84 वर्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, 84 वर्ष याद रखेंगे। अब आ जाइए वरुण। यह सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, जिस कारण से इसका रंग जो है कजली हरा कलर का दिखता है। और इसके पास कुल 13 उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटन प्रमुख है। क्या है स्टूडेंट्स? ट्राइटन जो है वो सबसे प्रमुख है। यह सबसे दूर का ग्रह है, कजली कलर का दिखता है। यहाँ पे अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं और 13 उपग्रह हैं, और जो कि ट्राइटन जो प्रमुख उपग्रह है। अब आइए स्टूडेंट्स जो आपके बौने ग्रह हैं उसके बारे में। प्लूटो इसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, जिसके निम्न कारण है। पहला कि आकार में ये चंद्रमा से भी छोटा था, और ये जो कक्षा पे जो वृत्ताकार जहाँ पे ये रोटेट करता है तो वो वृत्ताकार नहीं था, और वरुण के कक्षा को भी बार बार काटती है इसकी कक्षा, तो जिस कारण से इसे प्लूटो को इस ग्रह से हटा दिया गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें और मुझे प्रोत्साहन करें। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है तो आप 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार मन करे उतने बार इसको देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। टीईटी में भी ये ज्योग्राफी जो है सोशल साइंस का प्रमुख सब्जेक्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं सौरमंडल के, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज का चीज़ है। तो आप ज़रूर एक बार अच्छे से इसको देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।